दो वर्णों के मेल को परिभाषा सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? परिभाषा सही है कि गलत है? गलत है। दो वर्णों को परस्पर मिलाने से जो परिवर्तन होता है कुछ हद तक सही है। आज तक हमें स्कूल में क्या पढ़ा गया कि दो वर्ण मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगी। ये परिभाषा पूरी तरह क्या है? गलत है। स्कूल में क्या पढ़ाया गया छोटे कक्षाओं में? क, उसके बाद ये अंगा है कि ये अंगा है? बोलो। नीचे वाला तो उसको क्यों अंगा पढ़ रहे हो? सर अंतिम अक्षर और सर द्वितीय शब्द का सर पहला अक्षर मिलाया जाता है उसे नहीं, अभी हम सब बताते हैं। हम आपको कमी बता रहे हैं कि अभी तक हमने कितना गलत पढ़ा। क्या बताया गया? अंगा ये है कि ये है? तो इसको अंगा क्यों पढ़ रहे हो? चछा जझा क्या होता है? इया है। तो ये क्या है? लो, या तो ये है तो ये कैसे यहाँ हो गया? आप एक वर्ण पढ़ रहे हो तो क्यों दो वर्णों का उच्चारण कर रहे हो? पहली गलती है ना। तो व्याकरण किस लिए पढ़ना चाहिए? भाषा का शुद्ध हम क्या कर सकें? उच्चारण कर सकें। क्लियर हो गया ना? भाषा का शुद्ध उच्चारण के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? किसी भी भाषा को जानना हो, इंग्लिश को जानना हो तो इंग्लिश का व्याकरण, संस्कृत को जानना हो तो, और हिंदी को जानना हो तो आज तक हमारे गुरुजी क्या पढ़ाते रहे? क ख ग घ। तो ये अंगा नहीं है, ये ङ है। क्या है? ङ नहीं, ङ है। क्लियर हो गया? और ये क्या है? इया नहीं है, इया है। आप लोग क्या पढ़ते हो? च छ ज झ इया, लेकिन यह है क्या? यह है। यह भी नहीं है, यह। यह नाक से भी बोला जाएगा, यह भी नाक से बोला जाएगा। इसके दो दो उच्चारण स्थान हैं। क्लियर हो गया? जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे ना तो बताया जाएगा इस ङ का क्या है। दो उच्चारण स्थान है, एक तो कंठ से उच्चरित हो रहा है, दूसरा नासिका से, इसीलिए हम ङ बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? ये या है ना कि इया है। अब शुद्ध पढ़ोगे ना। क्लियर हो गया? चलो। और क से क्या होता है? आप लोग सोच रहे हो गुरुजी हमको ये क्या पढ़ा रहे हैं। आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम अभी तक कितना गलत पढ़े। ख से क्या होता है? ग से, और घ से, और ङ माने गलत। ङ माने कुछ नहीं होता है। हेलो, क्या लिखा है? अगर ङ नहीं होता तो गंगा कैसे लिखते? बोलो। ये ङ है ना, यही ङ है ना। अगर हमें गंगा लिखना होता, अगर ये ङ नहीं होता तो कैसे लिखते? मान लो हिंदी में आपको इस तरह से दिखाई दिया होगा, दिया है ना। पढ़ो, क्या ङ का उच्चारण स्थान नहीं हो रहा है? उच्चारण गंग ङ बोल रही हो ना, यही तो वर्णवा बोल रही हो। आखिर गुरुजी हमको क्यों बताए ङ माने कुछ नहीं? ङ माने गंगा होता है। यह माने क्या होता है? चंचू शब्द सुनी हो? एक चंचू इस तरह से भी लिखा जाता है। तो अब यह मत पढ़ना कि ङ माने क्या नहीं होता है। पढ़ लोगी ना अब? ङ माने क्या होगा अब? गंगा। बच्चों को सिखाइए। क्लियर हो गया ना? तो अब अंगा माने कुछ नहीं मत बोलना, नहीं तो कहेगा। हाँ, जो भी प्रयोग हो आपके शब्द में आ जाए। ङ माने दिनांक भी बोल सकती हो, दिनांक में भी यह शब्द प्रयोग होता है। ड़ का प्रयोग दिखाना हो तो दंड दिखा देना, दंड लिखा जाता है ना, यही तो है ना। ड़ ही तो है ना आधा। क्लियर हो गया? चलो, कुछ समझ में आया? चलो,
जैसे गांव में कभी झगड़ा होता है तो किस लिए झगड़ा होता है? जमीन के लिए होता है ना। और ऐसी ऐसी मनोहर बातें, मनप्रिय बातें वहाँ पर सुनी जाती हैं कि जो अभी बचपन से हम लोग नहीं सुने हैं। ऐसे ऐसे नए नए शब्दों का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। झगड़ा कब शांत होता है वहाँ पर? या तो इधर से 2-4 लोग घायल हो जाएं, या तो इधर से। दोनों पक्ष में जब घायल हो जाएंगे 2-4 महीने के लिए झगड़ा शांत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर भिड़ेंगे। इस झगड़ा को शांत करने के लिए क्या चाहिए कि जिस हिस्से के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, यह कह रहा है कि हम यहाँ तक लेंगे और यह पार्टी कर रही है कि हम यहाँ तक लेंगे, झगड़ा कभी शांत होगा? नहीं होगा। दोनों लोगों को किसी तीसरे पक्ष ने समझाया, इन्होंने, कि ठीक है तुम थोड़ा सा बढ़ जाओ, तुम थोड़ा सा बढ़ जाओ, आधे आधे कर लो, ठीक ना। दोनों जब इस बात पर क्या हो गए, सहमत हो गए, अपने विचारों में उन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया। अब बताओ झगड़ा होगी, मारपीट होगी? यही नियम कहाँ लागू होगा? संधि में भी लागू होगा। तो पहले जैसे सुना होगा कि एक राजा दूसरे राजा से क्या किया, संधि कर लिया। क्यों संधि कर लिया? क्योंकि जो बलशाली राजा था वो कहता था हमारा राज्य यहाँ तक है, जो कमजोर राजा कहता था नहीं आप जबरदस्ती हमारे सीमा क्षेत्र में क्या किए हो, घुस आए हो। जब तक दोनों के विचार में मतभेद था तब तक राजा युद्ध करता था। लेकिन कुछ राजा चालाक होते थे, जाने दीजिए हमारे देश के सैनिक मरेंगे, इससे अच्छा संधि कर ली जाए। वो कहते थे ठीक है यहाँ तक नहीं, आप यहीं तक का क्षेत्र ले लीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो उनके विचार में परिवर्तन हुआ, युद्ध क्या हुआ, नहीं हुआ। उसी तरह संधि है कि 2 वर्ण मिलेंगे, 2 वर्ण क्या करेंगे, मिलेंगे, लेकिन जब परिवर्तन होगा तभी क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संधि हो ही नहीं सकती, संधि नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? तो संधि की परिभाषा क्या है, लिख लो, लिखो। 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है, 2 वर्णों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा भूलेगी तो नहीं ना? क्लियर हो गया? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और मेल कब संधि होगी, जब उसमें परिवर्तन होगा। क्लियर हो गया? अब हेडिंग डाल दो, स्वर संधि। आपके सिलेबस में कौन कौन सी संधि है? यण संधि है और वृद्धि संधि है। तो कौन सी संधि है ये बताओ ना? केवल वृद्धि संधि है? यण संधि पढ़ाना है? चलो ठीक। तो आपके सिलेबस में 60 करके केवल यण संधि बताया गया है। क्लियर हो गया? अब डालो स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा लिखो। ये तो केवल हमने संधि की परिभाषा बताई ना, कि 2 वर्णों के मिलने से शब्दों में जो परिवर्तन होता है, शब्दों में नहीं वर्णों में जो परिवर्तन होता है, लिख लो। वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब स्वर संधि की परिभाषा लिखो। लिखो, जब स्वर के बाद स्वर वर्ण आने पर, जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने पर उस स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है, उस स्वर वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यण संधि आपके बुक में दिया है, थोड़ा सा खोलो, उसमें कुछ सूत्र दिए होंगे, दिए हैं, उसमें कुछ सूत्र दिए गए होंगे। मिला? यण संधि की परिभाषा खोलो। क्या दिया है? इको यणचि।
ये क्या है? जैसे आप लोग पाई आर स्क्वायर स्क्वायर बनाते हो ना मैथ में, वही ये भी सूत्र है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। आप इसको समझ गई तो आपको यण संधि याद करने की आवश्यकता नहीं है। इको में इसको अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? एक शब्द इका है, एक क्या निकलेगा? इका है। दूसरा क्या निकलेगा? यण निकलेगा। और तीसरा क्या निकलेगा? अच निकलेगा। क्लियर हो गया? इक यण अच। क्लियर है? तो इक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? माहेश्वर सूत्र में अयुण के इकार से स्टार्ट करेंगे। यही होगा ना, हमारा माहेश्वर सूत्र यही था, अयुण था, रिलरिक था, यही था ना, और उसके बाद एयोंग था। क्लियर हो गया? तो हमें कहाँ से प्रारंभ करना है? प्रत्याहार बनाने के लिए इस ई से स्टार्ट करेंगे ना। कहाँ तक जाएंगे? क तक जाएंगे। कितने वर्ण आएंगे? ऊपर लिखा है, देख कर बोलो। ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, री आएगा। यही तो 4 वर्ण आएंगे ना, ई ऊ री री। तो इक का मतलब क्या हुआ? ई ऊ री री। और हिंदी में अगर हमें बताना होता तो हिंदी में भी तो यण संधि है ना, तो उसमें क्या पढ़ाते हैं कि ई ऊ री री, यह दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, के बाद यदि कोई अच आएगा तो उसके स्थान पर, ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर, ये बड़ी लंबी परिभाषा है हिंदी की। संस्कृत में क्या है? ई को यणच। क्लियर हो गया? इक मिल गया हमें। अब हमें यण खोजना है। यण कहाँ जाएंगे? है वरट एक सूत्र होगा, उसके बाद क्या है? लड़ है। यही 2 सूत्र है ना, आपके बुक में दिया होगा। य से स्टार्ट करेंगे, ल तक जाएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? य आएगा, व आएगा, र आएगा और ल आएगा। क्लियर हो गया? यण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? य व र। और अच के अंतर्गत अभी तो बताया था ना माहेश्वर सूत्र में, अच माने होता क्या है? स्वर होता है ना। अच के अंतर्गत क्या आते हैं? संपूर्ण स्वर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्लियर हो गया? अब इसकी परिभाषा है कि इक के बाद, ठीक ना, कि दिया इको यणच, इक स्थाने माने इक के स्थान पर यण हो जावे। इस इक के स्थान पर क्या हो जावे? यण हो जावे। क्या रहने पर? अच परे रहने पर। तो जैसे इक के स्थान पर एक उदाहरण देते हैं। ये क्या है और ये क्या है? सुधन आगत लिख लो या आगतम कर लो। क्लियर हो गया? अब आपको हम बताते हैं स में क्या है। क्लियर है? आगे क्या आ रहा है? तो स आधा लिख दो भाई। स में से हलंत निकला, वो आगे लिखा, ठीक ना। जब जोड़ेंगे तो उसमें आकर मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऊ है और ऊ के बाद क्या है? तो ऊ इक के अंतर्गत आता है कि नहीं? आता है ना। उसके बाद स्वर वर्ण है कि नहीं? है ना। इस ऊ के बाद स्वर वर्ण आ है कि नहीं? है। सारे कंडीशन हो गए। अब यह कह रहा है कि क्या हो जावे? यण हो जावे ना। तो इसमें से कौन सा वर्ण होगा? क्यों? ये भी तो पूछने वाली बात है ना। ई का यह होगा क्यों? ऊ का वह होगा क्यों? ऊ बोला कहाँ से जाता है? जब आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया जाएगा बड़ी कक्षाओं में, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है। और वह वर्ण भी क्या है? ओष्ठ से भी बोला जाता है, ठीक ना। वह वर्ण कहाँ से बोला जाता है? इसीलिए इस ऊ के स्थान पर वह हुआ, यह नहीं हुआ, र नहीं हुआ। र ओठ से बोला जाता है, ल बोला जाता है, यह नहीं बोला जाता। बोला कौन सा वर्ण जाता है? अब तो क्लियर हो जाएगा ना किस वर्ण पर हमें क्या रखना है। पकड़ लोगे ना। ऊ अगर ओठ को अगर हम गोला ना बनाए तो क्या ऊ का उच्चारण कर लोगे?
चलो बनाओ, कितने लोग गोला बना के नहीं हुआ का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं बनेगा ना। प वर्ग देख लो, प फ ब भ म, ये भी क्या है? ओष्ठ से बोले जाते हैं। एक ओठ पकड़ कर पापा बोल कर दिखाओ, बोल ही नहीं पाओगी, ओठ का है ना प्रयोग। तो इसीलिए इस ऊ के स्थान पर क्या हो गया? वह आदेश हो गया। अब यह दोनों मिलकर क्या हो गए? वह हो गए। क्लियर हो गया? तो अब यह स क्या रह गया? आधा हो गया। आधा हुआ कि नहीं? हो गया नहीं, केवल इस यह के स्थान पर होगा। क्लियर है? अब यह स आधा हो गया, इसमें अब आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो इस ऊ के स्थान पर क्या हुआ था? वह तो हो गया था ना। और यह वह क्या था? आधा था। माहेश्वर सूत्र में जितने वर्ण हैं क्या हैं? व्यंजन, और वह आधे हैं। तो यह हुआ क्या है? आधा है। अब यह आ की मात्रा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा ना। आ की मात्रा यही होती है, अ की मात्रा नहीं होती है। होती है? नहीं होती ना, कोई उसका चिन्ह नहीं है आ का, लेकिन आ का चिन्ह है। तो अभी सुबह में आ जुड़ा, आ हो गया, आगे वही वर्ण था लिख दिया, तो क्या बन गया? स्वागतम। क्लियर हो गया? चलो एक और उदाहरण आपको देते हैं। प्रतिधन एक है, त में क्या है? ई है कि नहीं है? चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया ना, छोटा पप्पू हो बड़ा पप्पू, लेकिन वो पप्पू ही रहेगा। आकार उसका भले बदल जाए, बदला नहीं भाई। अ से अब इसका आकार कैसा हो गया? आ हो गया, मोटा तगड़ा हो गया। तो तब भी तो यह आ का ही तो भेद है ना। उसी तरह यहाँ पर छोटे बड़े से मतलब नहीं है, छोटी ई है। क्लियर है? ई के बाद क्या आया? ए। तो ई इक के अंतर्गत आता है कि नहीं? आता है ना। और बाद में स्वर वर्ण है कि नहीं? है ना। तो अब इस ई के स्थान पर क्या होगा? यह होगा ना। ई का उच्चारण स्थान तालु है, यह का उच्चारण स्थान तालु है। क्लियर हो गया? आपके बुक में उच्चारण स्थान नहीं दिया है, हम क्लियर करवा देंगे तब आपको आसानी से हो जाएगी। तो इस ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया? यह। प्र पूरा लिखाएगा तो क्या हो गया? आधा हो गया ना। और यह ई किसमें परिवर्तित हुआ था? यह भी तो हलंत था। एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? और आगे जुड़ गया तो बन गया। कहीं किसी को दिक्कत नहीं है ना। किसी को कहीं से भी अगर पूछना हो पूछ सकता है। ई को यणचि में 3 प्रत्यय हैं, एक इक है, एक यण है और एक अच है। इसका नियम है कि इक के बाद यदि बाद में स्वर हो, माने ई उ रिल री के बाद यदि स्वर वर्ण आएंगे तो उस ई उ रिल री के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। कैसे होगा? ई के स्थान पर यह होगा। क्यों होगा? क्योंकि ई जो है तालु से बोला जाता है और यह वर्ण भी तालु से बोला जाता है। यही था ना। जिसको कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेगा। ई के स्थान पर यह क्यों हुआ? आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो आधे घंटे की क्लास लग जाएगी। ई के स्थान पर क्यों हुआ? क्योंकि यह तालु से उच्चरित होता था। किससे? और यह है ओष्ठ से। यह है मूर्धा है, मूर्धा। और यह क्या है? दंत है। क्लियर हो गया? ई का उच्चारण स्थान भी तालु से है, यह का भी तालु से है। क्लियर कर देते हैं अभी। ओष्ठ का वो और वह ओष्ठ से बुलाता है। री और र ये क्या है? मूर्धा है। जिसके उच्चारण में जिह्वा पीछे की तरफ मुड़ जाए उसे क्या कहते हैं? क्लियर है? 2 एग्जाम्पल और देते हैं। मूर्धा कभी भूलेगा नहीं तो तुम लोग मुर्दा और मूर्धा में अंतर नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? चलो, जिह्वा को पीछे मोड़कर जो हम वर्ण बोलते हैं उसे मूर्धा कहते हैं। क्लियर हो गया?
लेकिन वह जिह्वा पीछे मुड़कर जिस भाग को टच करती है, ऊपर के जिस भाग को टच करती है, वही हमारे सिर का मध्य भाग होता है। वही हमारे सिर का क्या होता है? मध्य भाग होता है। और मूर्धा को संस्कृत में सिर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मूर्धा भी कहते हैं। सिर के मध्य भाग को स्पर्श करती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्लियर हो गया? मूर्धा माने सिर होता है, क्योंकि ये सिर वर्ण का मतलब क्या हुआ कि जिह्वा पीछे की तरफ मुड़कर हमारे जिस भाग को स्पर्श करेगी, किसी का थोड़ा सा आगे करेगा, जिसकी जीभ लंबी होगी, ज़्यादा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका थोड़ा सा और बीच में होगा मूर्धा। क्लियर हो गया ना? अब तो मूर्धा में कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा, ये वैज्ञानिक है। ये क्या है? वैज्ञानिक। इसको कोई नहीं काट सकता। जो काटेगा हमसे संपर्क कर ले, उसको हम फिर बता देंगे। फिर आइए, एक मूर्धा यह होता है कि आप टांगी या खुरपी से कोई चीज़ काट रहे हो, अगर वही कस कर किसी पत्थर या गिट्टक पर पड़ जाए तो उसकी धार क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो लोग क्या कहते हैं? इसकी धार क्या हो गई? मूर्धा हो गई। कहते हैं कि नहीं? आपके गांव की भाषा हम बता रहे हैं। सब लोग कहते हैं ना, कौन सा मुर्दा हंसुआ लिए हो, मूर्धा हंसुआ लिए हो। अब तो ये सब हो गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम कोई कार्य क्या करेंगे अब 9:30 से करेंगे। 9:30 से माने नहीं, जैसे कार्य बिगड़ गया अब इसको फिर से 9:30 से बनाएंगे, यही होता है ना। ये 9:30 नहीं होता है, ठीक ना। हमारी बोलचाल भाषा क्या है? बिगड़ गई है। यह क्या है? सारे हैं। 9:30 माने सारे नए काम से फिर प्रारंभ करेंगे। जो हमारा बिगड़ गया छोड़िए, अब सारा फिर नया प्रारंभ करेंगे। हम लोग बोलते क्या है? 9:30। पप्पू नाम है, यही है ना। गौवा वाले बुलाते क्या हैं? पपुआ बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। किसी का नाम तो नहीं है ना यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कहेंगे सर जी हमारा मजा ले रहे हैं। भाषा का गलत प्रयोग। भाषा का क्या है? संबोधन जानते हो, पढ़े हो ना। संबोधन किसके लिए प्रयोग होता है? बुलाने के लिए ना। हे राम, हे पप्पू, है ना। अब बुलाओ, नाम बिगड़ जाए तो बताना। क्लियर हो गया? इसी को हटा दो, अब बुलाओ। बुला ही नहीं सकते तेजी से, आपको जरूर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ, जहाँ जो उचित होगा लगेगा, लेकिन आगे अगर आप संबोधन का चिन्ह लगा दोगी, ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए नहीं हम लगा रहे हैं ना। इसको लगा के बोलो नाम बिगड़ जाए तो बताना कभी। सुरेश है तो सुरेशवा बुलाएंगे, वाह लगा देंगे। अगर आगे संबोधन का चिन्ह लगा लो ना। भाषा हमें इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है। क्लियर हो गया? तो यह संधि का सबको आ गई। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अभी 2 हुए ना। चलो अब हम री का उदाहरण लेते हैं। किसका लेते हैं? री का। पितृ प्लस क्या है? आज्ञा। क्लियर हो गया? यहां पर है क्या? री है, आगे क्या है? आवर्ण है। और सारे सूत्र इस पर बैठ रहे हैं कि नहीं? इक के बाद अच हो, इक के बाद अच है कि नहीं? इक के अंतर्गत ई उ री री में से री है कि नहीं? उसके बाद अच है। सारे कंडीशन बैठ गए यण संधि के। तो इस री के स्थान पर क्या होगा? र हुआ। र क्यों होगा? हमने बता दिया कि अभी मूर्धन्य वर्ण है और ये भी मूर्धन्य वर्ण है। क्लियर हुआ? इसीलिए यह क्या हो गया? र हो गया। यह सब हलंत है। यह सब क्या है? हलंत है, माने इसमें स्वर नहीं है। तो जब यह र आदेश हो गया, समझ में आ गया? तो जब इसको मिलाएंगे, लेकिन र क्यों हुआ इसका भी एक प्रयोजन है। आप लोग बस में सफ़र करो या कहीं जा रहे हो, यदि आपके घर के बगल का कोई मिल गया और आपको उसी मार्केट में उतरना, उसे घर आना है, सीट अपना किसे देना पसंद करोगे? जो आपके घर के बगल का होगा।
या कोई सेंटरवा मार्केट का हो, पहचानते हो, उसे ही सीट दोगे ना। तो हमेशा स्थानीय के स्थान पर बैठेगा कौन? जो उसके सबसे करीब होगा। यह भी मूर्धा से उच्चरित हो रहा था, यह भी मूर्धा से उच्चरित, इसीलिए कहा है मैं जा रहा हूं, तुम क्या करो, आके हमारी सिटिया कब्जा लो, ठीक ना। इसीलिए इस री के स्थान पर क्या हो गया? र हो गया। क्लियर हो गया। हम आपको देखो परिवेश से उदाहरण देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा आखिर हुआ क्यों। क्लियर हो गया। अब इसको अलग अलग लिखते हैं। पी था त आधा हुआ कि नहीं? त आधा है ना, और ई की मात्रा किस में बदल गई? र में बदल गई ना। तो र की 3 गतियां होती हैं जिसे रेफ कहते हैं। र की क्या होती हैं? 3 गतियां होती हैं जिसे क्या कहते हैं? रेफ। रेफ में इफ प्रत्यय जुड़ा है, र में इफ प्रत्यय जुड़कर रेफ बना है। क्लियर हो गया। 3 गतियां होती हैं, एक तो ऊपर जाता है, एक साथ मिलकर बैठता है, और एक नीचे की तरफ जाता है। तो यहां देखा गया कि र के बाद क्या था? त भी आधा था, र भी आधा था। चलो पूरा लिखते हैं। त र और उसके बाद क्या है? आ है, ज्ञा है। अब तुम्हें थोड़ा सा र का ज्ञान दे दें, तब उसके बाद क्लियर हो जाएगा आखिर कहाँ जाएगा। यदि क्लियर हो गया। यदि र के पूर्व भी स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित क्या हो? व्यंजन हो, तो वह र कहाँ चला जाएगा? उस स्वर रहित व्यंजन के नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठता तो कैसे बैठता? इस तरह से ना। क्रम में र है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? त्र हुआ कि नहीं? हो गया। आ की मात्रा जुड़ेगी और आगे जुड़ जाएगा तो पित्राज्ञा हो गया कि नहीं। अभी ये ऊपर कैसे जाता है ये भी बता देते हैं। पर्वत शब्द देखे हो, यही है ना। इसमें है क्या? प है, अ है, प में अ है कि नहीं है? तो प आधा वर्ण तो है नहीं, स्वर रहित व्यंजन नहीं है ना, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर त क्या था? व्यंजन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर र कहाँ चला गया? नीचे चला गया। और र के आगे क्या आ रहा था? व्यंजन वर्ण आ रहा था। तो आगे यदि र के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आएगा तो र कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देख लो, प है, अ है, उसके बाद र है, फिर व है। आगे व्यंजन देकर ये र कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। क्लियर हो गया ना। अब तो समझ में आ गया र कहाँ कहाँ जाता है। कहीं नीचे चला जाएगा, कहीं ऊपर। र के तुरंत बाद यदि व्यंजन होगा तो ऊपर चला है, और र के पहले यदि व्यंजन स्वर रहित व्यंजन होगा तब नीचे चला जाएगा। क्रम है ना। इसको भी अलग अलग कर लो। क आधा है, र आधा है, म है, यही है ना। म को भी छोड़ोगे तो इसमें अ है। ये पहले व्यंजन रहित वर्ण होने के कारण क्या हुआ? र इस क में लटक गया। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया पित्राज्ञा। इसी तरह मात्र प्लस आज्ञा बनाओगी तो क्या हो जाएगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां दिक्कत हो हमसे पूछ लो। अभी बचा है लृ। अभी क्या बचा है? लृ। लृ प्लस आकार। लृ प्लस आकार। एक उदाहरण और ले लेते हैं। लृ प्लस आकृति। लृ प्लस आकृति। लृ वर्ण क्या है? स्वर है कि व्यंजन? लृ वर्ण क्या है? स्वर है कि व्यंजन? स्वर है ना। स्वर बता ना, संस्कृत में लृ एक एक्स्ट्रा है और हिंदी में लृ होता नहीं। क्लियर हो गया। तो यह लृ के बाद क्या आया? आकार आया। यण संधि के नियम बैठ रहे कि नहीं? यह इक के अंतर्गत आता है। आगे अच है तो यह लृ किस में परिवर्तित होगा? ल में परिवर्तित होगा ना। चलो, इस लृ के स्थान पर क्या आदेश हो गया? आधा ल।
अ आके मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, और जोड़ दोगी तो क्या बन जाएगा? क्लियर है? चलो इसमें आते हैं। यहाँ पर भी ली के स्थान पर क्या आदेश होगा? ल। आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा? आ, और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 4 उदाहरण थे, चारों उदाहरण आपको बता दिए गए। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लें। नहीं ना समस्या है? किसी को कोई दिक्कत? जिसको जहां पूछना हो पूछ ले। नहीं है ना दिक्कत?